सोचो, जब दुनिया के अन्य हिस्से अभी जंगलों में शिकार कर रहे थे, हम भारत के लोगों ने शहर बसा दिए थे। यूरोप और अमेरिका के लोग आग जलाना सीख रहे थे, शिकार करना सीख रहे थे। तब इंडस वैली के लोग केयरफुली प्लांट सिटीज, ड्रेनेज सिस्टम और ट्रेडिंग नेटवर्क्स एस्टेब्लिश कर चुके थे। 4500 ईयर्स पहले जब अधिकांश दुनिया जंगली थी, तब भारत में संस्कृति का दीपक जल रहा था। ये सिर्फ इतिहास नहीं है, ये हमारे विरासत का प्रमाण है। आज हम उसी महानता को याद करने जा रहे हैं, एक ऐसी सभ्यता को जिसने दुनिया को बताया कि एक्चुअल मायने में ट्रूली विकास का अर्थ क्या होता है। चलिए, आज हम इस लेक्चर में उस समय की गलियों में फिरेंगे, घूमेंगे, उस अनोखे समाज को समझेंगे जिसे हम इंडस वैली या हड़प्पन सिविलाइजेशन कहते हैं। एक कहानी जो गर्व से भर देगी आपका सीना। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन को समझने से पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि एक्चुअल में हम सिविलाइजेशन बोलते किसे हैं। सिविलाइजेशन का एक्चुअल मायने में अर्थ क्या होता है, क्या मीनिंग होता है सिविलाइजेशन का। हम इसे सिविलाइजेशन ही क्यों बोलते हैं, हम ऐसा क्यों नहीं बोलते कि इंडस वैली कंट्री या इंडस वैली स्टेट या इंडस वैली कुछ और। हम इसे सिविलाइजेशन ही क्यों बोलते हैं। अगर मैं डेफिनेशन देखूं सिविलाइजेशन की, देन सिविलाइजेशन मीन्स अ डेवलप्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड सोसाइटी वेयर पीपल लिव इन ए स्ट्रक्चर्ड वे विद सिस्टम ऑफ राइटिंग, आर्ट, ट्रेड, लॉ एंड अर्बन लाइफ। इससे पिछली वीडियो में, प्री हिस्टोरिक वीडियो में हमने देखा कि जो इंसान है, जो ह्यूमंस है, अर्ली ह्यूमंस है, वो अभी स्टार्टिंग में सेटल होना शुरू हुए हैं। एंड ऑफ प्री हिस्टोरिक टाइम में उन्होंने अभी सेटल होना शुरू किया है। अब हम उनको ना सिविलाइजेशन नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि अगर आप सिविलाइजेशन वर्ड को ही देखोगे तो सिविल प्लस आइजेशन। सिविल का मतलब क्या होता है? सिविल का मतलब होता है व्हेन वी डू थिंग्स इन ए ऑर्गेनाइज्ड मैनर। तो जब सोसाइटी ऑर्गेनाइज्ड मैनर में होगी, यहाँ पे लोग एक स्ट्रक्चर्ड वे में चीज़ों को फॉलो करेंगे, जैसे लैंग्वेज फॉलो करेंगे या फिर राइटिंग फॉलो करेंगे या फिर कुछ लॉ फॉलो करेंगे, हम उसी को सिविलाइजेशन बोलेंगे। जैसे पहले क्या होता था, प्री हिस्टोरिक पीरियड में लोग एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे, तो उनका एक पर्टिकुलर लोकेशन पे उनका कोई घर नहीं था, उनकी कोई रहने की जगह नहीं थी, उनकी कोई स्ट्रक्चर्ड वे में व्यवस्था नहीं थी, तो हम उसको सिविलाइजेशन नहीं बोल सकते। पर इसको हम सिविलाइजेशन क्यों बोल सकते हैं? क्योंकि एज वी नो, एज पर द डेफिनेशन ऑफ सिविलाइजेशन, people has to have the organized society. So why we call it civilization? As we already discussed in the definition of civilization, Harappan's people have planned cities, they have economy, they have society, they have organized society, they have culture, art, poetry, terracotta figures, symbolic seals, they have religion, not in present terms, but they have writing, they have large scale people get, like you can watch, जैसे कि आप इस पिक्चर में भी देख सकते हो, ये एक एक्चुअल पिक्चर तो नहीं है, ऑब्वियसली बात है, बट एक तरह की वेल प्लानिंग है। साइड में वॉल है और बीच में घर है छोटे छोटे। दैट्स व्हाई वी कॉल इट सिविलाइजेशन। आगे आता है डिस्कवरी एंड नेमिंग। इसको why it is called the Harappan civilization and not something else or Indus Valley civilization? हम क्यों बोलते हैं इसे यार? क्योंकि it is called the Harappan civilization because the first major site discovered was हड़प्पा। जो पहली साइट डिस्कवर हुई थी, मेजर साइट डिस्कवर हुई थी, वो थी हड़प्पा। Since it was the first evidence of this ancient culture, the entire civilization was named after it, हड़प्पा और मोहनजोदारो। तो इसकी डिस्कवरी कैसे हुई थी? पहली बार 1920 में एक पर्टिकुलर जगह पे एक्सकवेशन हो रही थी। एक्सकवेशन कौन करवा रहा था? ब्रिटिश करवा रहे थे। तो जो एक्सकवेशन कर रहे थे वो ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट कर रहे थे। वो आर्कियोलॉजिस्ट कौन कौन थे? वो थे दयाराम साहनी और R.D. बनर्जी। ये दोनों वहाँ के मेन एक्सकवेटर थे
सॉरी एक्सकवेटर नहीं थे, आर्कियोलॉजिस्ट थे, तो वो ये एक्सकवेशन करवा रहे थे। तो जो पहली डिस्कवरी हुई वो ही हड़प्पा की, जो आज पंजाब पाकिस्तान में है, इसलिए इसका नाम पड़ा हड़प्पा सिविलाइजेशन। पहले इसे इंडस वैली सिविलाइजेशन भी बोलते थे क्योंकि ये इंडस रिवर के आसपास मिली, पर जैसे जैसे और जगह डिस्कवर हुई जैसे धोलावीरा, लोथल, राखीगढ़ी, ये क्लियर हो गया कि ये सिर्फ इंडस तक सीमित नहीं थी, ये इंडस से थोड़ी दूर तक भी थी काफ़ी जगहों में। तो अगर हम बात करें हिस्ट्री में कुछ इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटीज़ है, उन्होंने हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में क्या बोला है, तो डॉक्टर एस.आर. राव जो कि आर्कियोलॉजिस्ट थे, उन्होंने बोला था कि हड़प्पन सिविलाइजेशन प्रूव दैट द रूट्स ऑफ इंडियन कल्चर रन डीपर देन वी एवर इमेजिन्ड। ये सिविलाइजेशन किसी बॉर्डर्ड कंसेप्ट पे नहीं है, अपनी फाउंडेशन पे बनी है। So there are 4 important stages or phases of evolution and they are named as pre-Harappan, early Harappan, mature Harappan and late Harappan। तो जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है उसको हम 4 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख भी सकते हो। प्री हड़प्पन में, अर्ली हड़प्पन में, मैच्योर हड़प्पन में और लेट हड़प्पन में। प्री हड़प्पन आफ्टर द प्री हिस्टोरिक पीरियड एंड लेट हड़प्पन कब आता है, जब उनका डिक्लाइन होने वाला होता है, ये हड़प्पन का। तो हम ऐसे अलग अलग से नहीं पढ़ेंगे इसको कि प्री हड़प्पन में क्या हुआ, अर्ली हड़प्पन में क्या हुआ, मैच्योर हड़प्पन में क्या हुआ और लेट हड़प्पन में क्या हुआ। अभी हमें पता लग गया, हमने इसको 4 स्टेजेस में डिवाइड किया है और फेसेस भी बोल सकते हैं इसको। तो हम एक कंसोलिडेटेड फॉर्म में इन चीज़ों को पढ़ेंगे, ना कि सेग्रीगेटेड फॉर्म में। So this is a question which we will discuss in this entire lecture. This is a very important question. What made the Indus Valley civilization one of the greatest civilization and why did it decline? हम इंडस वैली को क्यों वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सिविलाइजेशन बोलते हैं और इसका डिक्लाइन क्यों हुआ? इस लेक्चर का जो पर्पस है, जो गोल है, वो इसी क्वेश्चन का आंसर देना है। तो ध्यान से सुनो। तो जो हम ये लेक्चर है उसके लिए एक फ्रेमवर्क है, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख भी सकते हो। उस फ्रेमवर्क का नाम है ग्रेव्स। G फॉर ज्योग्राफी, R फॉर रिलीजन, A फॉर अचीवमेंट, P फॉर पॉलिटी, E फॉर इकोनॉमी एंड S फॉर सोसाइटी। तो जो हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में हम जब पढ़ेंगे, मोस्टली जब हम एंशिएंट इंडिया के बारे में पढ़ेंगे या फिर मेडिवल इंडिया के बारे में पढ़ेंगे, तो हम पढ़ेंगे इसी फ्रेमवर्क से। हम क्या क्या जानेंगे उस पर्टिकुलर सिविलाइजेशन के बारे में या उस पर्टिकुलर किंगडम के बारे में। जैसे हम आगे गुप्ता एम्पायर पढ़ेंगे, आगे मुगल पढ़ेंगे, तो हम उसकी ज्योग्राफी देखेंगे, हम देखेंगे वो कौन सा रिलीजन फॉलो करते थे, हम देखेंगे उस टाइम की क्या क्या बड़ी बड़ी अचीवमेंट थी। जैसे आज की अचीवमेंट की हम बात करें 2025 की, तो सबसे बड़ी अचीवमेंट है ह्यूमैनिटी की, वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मैं इस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ अचीवमेंट की। उसके बाद है पॉलिटी। जैसे अभी हम डेमोक्रेसी फॉलो करते हैं इंडिया में, वैसे ही उस टाइम पे पॉलिटी का स्ट्रक्चर क्या था, इकोनॉमी एंड सोसाइटी। हमारी सोसाइटी आज कैसी है, अपने आसपास देखो, हमारी सोसाइटी कैसी है, उस टाइम पे सोसाइटी कैसे होती थी। तो जैसे कि आप साइड में एक बुक देख रहे हो, एक बुक का रेफरेंस मैंने दिया है, प्रिजनर ऑफ जियोग्राफी। इसमें इस बंदे ने बताया है, टोटल 10 मैप है, इसने ये बताया है कि जो ज्योग्राफी है ना, वो ही किसी भी कंट्री का फ्यूचर डिसाइड करती है। कैसे, आप इस बुक से पढ़ सकते हो। वैसे मैंने इस बुक को डिटेल में तो नहीं पढ़ा है, मैंने इसकी समरी देखी थी, तो उससे मैंने थोड़े थोड़े कंसेप्ट बोर्ड किए हैं। बाकी हम, जैसे आपको पता है कि हम एनसीईआरटी को फॉलो कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं ज्योग्राफी से। सो फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू थिंक ह्यूमन चूज टू सेटल नियर रिवर्स, व्हाई डू रिवर्स ऑफर लाइफ? तो ज्योग्राफी पढ़ने से पहले हड़प्पन सिविलाइजेशन की ज्योग्राफी, एक बात याद रखना, जब भी मैं हड़प्पन सिविलाइजेशन बोलता हूँ और इंडस सिविलाइजेशन बोलता हूँ, वो सेम ही है।
इन दोनों को अलग अलग मत समझना। स्टार्टिंग में हम इंडस वैली सिविलाइजेशन बोलते थे क्योंकि मोस्टली जो हमें लोकेशन मिली थी वो इंडस रिवर के आसपास ही मिली थी। बट जैसे जैसे एक्सकवेशन हुई, न्यू टेक्नोलॉजी फॉर्म हुई, हमें पता लगा कि इंडस रिवर के दूर भी 50 किलोमीटर दूर, 60 किलोमीटर दूर, 100 किलोमीटर दूर भी कुछ साइट्स ऐसी है जो इसी सिमिलर टाइम की है। तो हमने उनको अब हरप्पन सिविलाइजेशन बोला, उसके बाद उसका नाम हरप्पन सिविलाइजेशन रख दिया गया। तो ये जो क्वेश्चन है कि क्यों जो स्टार्टिंग के ह्यूमंस थे उन्होंने रिवर के पास ही अपनी सेटलमेंट क्यों रखी? ऐसा क्या था रिवर के पास जो उनको अपनी डेली लाइफ की ज़िंदगी व्यतीत करने में, या फिर हम बोल सकते हैं ऐसी कौन सी फैसिलिटी थी रिवर के पास जो उनको प्रोवाइड कराती थी अर्ली ह्यूमंस को वहाँ पे रहने के लिए? सोचो एक बार, अपने दिमाग लगाओ यार। मैं तो आंसर दूंगा इसका, बट अब खुद सोचो ऐसा क्या होता है रिवर के पास। चलो हम समझते हैं कि रिवर होती क्या है। रिवर वो होती है जिसके अंदर पानी होता है। ओके, एक पानी फ्लो कर रहा होता है हाई टू लो एरिया को। ओके, उसके अंदर क्या होता है? उसके अंदर हमें काफ़ी सारे पत्थर मिलते हैं, रॉक्स मिलते हैं, मिनरल्स मिलते हैं, और रिवर का वाटर फ्रेश भी होता है। और क्या होता है उसमें? उसमें मछलियाँ होती हैं, फिश होती है। तो फिश से क्या हो सकता है? फिश से हम फूड बना सकते हैं अपने लिए, नॉन वेज फूड। और क्या हो सकता है? अगर आपने मेरी ज्योग्राफी की क्लासेस अटेंड की होगी तो आपको पता लगेगा कि जो इंडिया की सबसे फर्टाइल लैंड है ना, वो कौन सी लैंड है? वो लैंड है गंगा रिवर के आसपास, गंगा रिवर के बैंक पर। क्यों? क्योंकि जो मेरी फर्टाइल लैंड है ना, वो रिवर के बैंक्स पे होती है। क्योंकि जब वो हर साल फ्लड प्लेन बनाती है तो क्या करती है? अगर आप ध्यान से ज्योग्राफी के लेक्चर को अगर आपने नहीं देखा तो देखो, भाबर एरिया बनाती है, बांगर एरिया बनाती है, बांगा टाइप ऑफ सॉइल बनाती है। तो एक तो पानी देती है रिवर, दूसरी मछली देती है, तीसरी फर्टाइल लैंड देती है, और क्या देती है? चलो, ये तो मैंने आपको जस्ट एक आइडिया दिया, और भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। इस तरह से सोचना है हमने चीज़ों को ना। सो ज्योग्राफी, ये हमारी इंडस रिवर, जो अभी आप देखा होगा कि पहलगाम में जो अटैक हुआ, उसके बाद इंडिया ने क्या किया? इंडिया ने इंडस वाटर जो ट्रीटी है पाकिस्तान के साथ, उसको होल्ड कर दिया। तो कितना सिग्निफिकेंस है आज भी इंडस रिवर का, और हज़ारों साल पहले भी कितना सिग्निफिकेंस होता था। उस टाइम पे पाकिस्तान तो नहीं होता था, इंडिया ही होता था। इंडिया भी नहीं होता था, भारत होता था। उसमें काफ़ी सारे किंगडम होते थे। सो लोकेटेड अलोंग द इंडस रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरी, मेनली इन प्रेजेंट डे पाकिस्तान एंड नॉर्थ वेस्ट इंडिया। तो जो रिवर है ना, वो हमें फर्टाइल प्लेन सपोर्ट करती थी एग्रीकल्चर के लिए, ड्यू टू सीजनल फ्लडिंग एंड एल्यूवल सॉइल। अब सीजनल फ्लडिंग क्या होता है, एल्यूवल सॉइल क्या होती है? अब मैं इनको आपको यार डिटेल में तो डिस्कस नहीं कर सकता क्योंकि ये हिस्ट्री का लेक्चर है, ना कि ज्योग्राफी का। आप हिस्ट्री वाले लेक्चर में मैं ज्योग्राफी तो नहीं पढ़ाऊंगा। आप ज्योग्राफी वाले लेक्चर में जाओ, डिटेल में डिस्कस किया है हमने। हमने केस स्टडी से डिस्कस किया है। नेचुरल बैरियर, अगर आपको जियोलॉजिकल डिवीजन के बारे में पता है इंडिया की, तो आपको ये भी पता होगा ऊपर हिमालयाज है, बीच में पेनिनसुलर प्लेट्यू है, साइड में ओशन है। तो जो हमारे हिमालयाज है वो नॉर्थ में है, थार जेडेड वेस्ट में है। इट गिव्स दी प्रोटेक्शन। स्ट्रेटेजिक लोकेशन, स्ट्रेटेजिक लोकेशन कैसे है? स्ट्रेटेजिक लोकेशन है ट्रेड के लिए। उस टाइम पे इंडस वैलीज के टाइम पे मान लो 4500 टू 5000 ईयर्स पहले मेसोपोटामियम के साथ, अरब के साथ इंडस वैली के लोग ट्रेड करते थे। तो मेजर हरप्पन साइट एंड देयर लोकेशंस, जैसा कि आप इस फोटो में भी देख सकते हो, ये जो मेरी मेजर साइट्स हैं वो सारी साइट्स रिवर के किनारे ही हैं, एक्सेप्ट धौलावीरा। ओके, तो आप देख सकते हो कौडिजी, कालीमंगन, रोपड़, बनावली, लोथल, धौलावीरा, मोहनजोदारो एंड हरप्पा। एक मूवी भी आई थी मोहनजोदारो, ऋतिक रोशन की।
तो जो मेन जो इंडिया में लोकेशंस है वो है कालीमंगन, रोपड़, मनावली, लोथल, सुरकोटडा, धोलावीरा। बाकी पाकिस्तान में कौन कौन सी है? मोहनजोदारो, हड़प्पा एंड कोडिजी। ये 3 है मेन पाकिस्तान में। तो आप अगर इस फोटो को ध्यान से देखोगे तो आपको एक क्या चीज़ दिखाई दे रही है कि मोस्टली ये रिवर्स के किनारे हैं। बट आज हम रिवर्स के किनारे क्यों नहीं है? मतलब कि आज तो हम थार डेजर्ट में भी है, हम मतलब ह्यूमंस। आज हम थार डेजर्ट में भी है, हम साउथ में भी है, हम ईस्ट में भी है, हम हिमालयज में भी है। ऐसा क्या चेंज हो गया? बड़ा सिंपल है यार, टेक्नोलॉजी चेंज हुई। पहले हमारे पास उस लेवल की टेक्नोलॉजी नहीं थी जो टेक्नोलॉजी आज है हमारे पास। तो टेक्नोलॉजी ने क्या किया, आज हमारे पास वाटर सिस्टम है, हम पहाड़ी पे भी पाइप के थ्रू पानी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, पर उस टाइम पे ऐसा कुछ नहीं था। इसलिए तो दिस इज़ अबाउट ज्योग्राफी। नेक्स्ट इज रिलीजन। तो रिलीजन में जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है, हाउ डू यू थिंक पीपल ट्राई टू मेक सेंस ऑफ थिंग्स दे कुडंट कंट्रोल, लाइक फ्लड्स और डिसीज? आप खुद सोचो, 2025 में लोग आज रिलीजन को कितना मानते हैं? हर जिंदगी के हर पड़ाव में आज रिलीजन खतरनाक तरीके से बसा हुआ है। चाहे वो जन्म हो, चाहे वो शादी हो, चाहे वो किसी की मृत्यु हो, हर जगह हमारे रिचुअल्स, रिलीजन से रिलेटेड रिचुअल्स है, वो जुड़े हुए हैं। बट सोचो 5,000 साल पहले जब लोगों को कोई श्योरिटी नहीं होती थी, कभी भी जंगल से कोई जानवर आ जाएगा, कभी भी फ्लड आ जाएगा, कोई भी डिसीज़ हो जाएगी, ना ही उनके पास हॉस्पिटल थे। आज तो हमारे पास हॉस्पिटल की मेडिकल फैसिलिटी है, उसके पास, उन लोगों के पास ऐसा कुछ भी नहीं था। तो वो ज़िंदगी में एक पर्टिकुलर सेंस कैसे बनाते थे? जैसे खुद सोचो ना, मान लो आप डेली 2-3 घंटे इंस्टाग्राम यूज़ करते हो आज के टाइम पे। मैं आपसे आपका फ़ोन ही ले लूँ, आप 16-17 साल के हो या 20 साल के हो या 22 साल के हो, आपकी गर्लफ्रेंड है, आपके दोस्त है, आप घूमने जाते हो, मैं आपसे आपका फ़ोन ले लूँ और आपको बोलूँ कि अगले 2 महीनों तक आपको इस घर के अंदर ही रहना है। नो फ़ोन, नो टीवी, नो लैपटॉप, कुछ भी नहीं, डिजिटल कुछ भी नहीं। सिर्फ़ खाना खाना है और सोना है। सोचो आप ज़िंदगी की सेंस कैसे बनाओगे? फिर भी आपको मैं एक श्योरिटी दे रहा हूँ कि आप ज़िंदा रहोगे। बट उनके पास तो ऐसा कुछ था ही नहीं। सोच के देखो यार, वो कैसे अपनी ज़िंदगी को कैसे जीते थे? सो वैसे जैसे आज हम रिलीजन को फ़ॉलो करते हैं, हम हिंदू धर्म का अपना देवी-देवता हैं, मुसलमान के अलग है, क्रिश्चियन के अलग है, ईसाई के अलग है, जैन के अलग है, मतलब काफ़ी सिखिज़्म के अलग है। सभी बंदों ने अपने-अपने हिसाब से अपने-अपने रिलीजन को फ़ॉलो किया है। बट उस टाइम पे ऐसा रिलीजन नहीं था। जैसे आज एक स्ट्रक्चर्ड वे में रिलीजन है, उस टाइम पे ऐसा कोई रिलीजन नहीं था। बट हमें कुछ सील्स मिलती हैं जिसमें प्रोटोशिवा मतलब पशुपतिनाथ, वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक सील में एज ए सिटिंग इन ए योगिक पोस्चर विद 3 फेसेस एंड 2 हॉर्न्स। ही इज सराउंडेड बाय 4 एनिमल्स, elephant, tiger, rhino, and buffalo, each facing a different direction. 2 deer appear on his feet. ये थोड़ी सील टूट गई है, बट इस सील का क्या सिग्निफिकेंस है? सिग्निफिकेंस मीन्स, मतलब कि अगर मैं आपसे पूछूं, चलो मैंने आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, सोचो एक एक सोचो, मैं आपके सामने ये सील रख देता हूँ और आपको बोलता हूँ मैं, चलो 2 पैरों में इस सील के बारे में लिखो, तो आप क्या लिखोगे? ये सील किससे बनी थी, इस सील के ऊपर क्या क्या है, और क्या लिखोगे आप? अच्छा, सील के ऊपर कौन कौन से एनिमल है? एलिफेंट है, टाइगर है, राइनो है, बुफेलो है, और क्या लिखोगे? इससे हमें ये पता लगता है
कि वो कौन से इन्वायरमेंट में रहते थे। इससे हमें ये भी पता लगता है कि उन्होंने अपने घर कैसे बनाए होंगे। इससे हमें ये भी पता लगता है कि वो खाते क्या होंगे। इससे हमें ये भी पता लगता है कि उनकी साइकोलॉजी कैसे काम करती थी। सोचो कैसे। अब जो शेर है वो कौन से इलाके में सरवाइव करेगा? जहां पे घना जंगल होगा या मैदान होगा? हाथी, इसी तरह हाथी, इसी तरह बफेलो, इसी तरह राइनो और डियर। समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? और ये बंदा जो ये प्रोटोशिबा है, पशुपति नाथ जी है, ये एक योगिक पोज में है। तो उसका क्या सिग्निफिकेंस है? इसका मतलब वो अब हंटर गैदरर नहीं थे। उनको पता था कि अपने हेल्थ को कैसे मेंटेन रखना है। वो एक बंदा भी बना सकते थे, जो बंदा हाथी के ऊपर या शेर के ऊपर या घोड़े के ऊपर बैठा है, पर नहीं, उन्होंने एक योगिक पोज बनाया। एक ऐसा पोज जिसको हम आज भी योगा क्लासेस में फॉलो करते हैं। तो मतलब सोचो कि वो कैसे सोचते होंगे चीजों के बारे में। अगर आप ऊपर भी देखो स्क्रिप्ट में एक मछली का निशान भी है। सो द चीफ फीमेल deity was Mother Goddess, represent in terracotta figurines. In later times, Linga worship was prevalent. Tree and animals were also worshipped by the Harappans. They believed in ghosts and evil forces and used amulets as protection against them. तो जो उनकी मेन फीमेल डेटी थी वो थी मदर गॉडेस। और लेटर टाइम में उन्होंने लिंगा की पूजा करनी भी शुरू की। और वो ट्रीज की और एनिमल्स की भी पूजा करते थे, जो कि हम आज भी करते हैं। हम मतलब हिंदू कल्चर में। तो और एक मैंने हाईलाइट किया है एमुलेट्स। इसका क्या मतलब होता है? क्योंकि अगर हम ध्यान से देखें, ये जो सारी चीज़ें हैं ना, ये एनसीईआरटी में लिखी हुई है। उन्होंने बोला कि वो भूतों पे विश्वास करते थे, इविल फोर्सेस पे विश्वास करते थे। तो इसी के लिए जो आप साइड में एक पिक्चर देख सकते हो तावीज की माला की, उसको बोलते हैं एमुलेट्स। आज भी लोग डालते हैं। सोचो यार, 5,000 साल पहले जो लोग चीज़ें फॉलो करते थे, योगा करते थे, वो पशुओं की पिक्चर बनाते थे, तावीज डालते थे, हम आज भी कर रहे हैं। हम ज़्यादा अलग नहीं है उनसे, हमारे पास टेक्नोलॉजी अच्छी है। हमने ग्रेप्स से स्टार्टिंग की थी, जी से ज्योग्राफी, आर से रिलीजन, ए से अचीवमेंट। तो अचीवमेंट में जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है, व्हाट डू थिंक a civilization from 4,500 years ago could teach modern cities? वो हमें क्या सिखा सकते हैं? वो हमें क्या सिखा सकते हैं, इसका आंसर देने के लिए हमें पता करना पड़ेगा कि एक्चुअल में वो जो सिटी थी वो क्या थी, कैसे काम करती थी, वहाँ के लोग क्या खाते थे, क्या कपड़े डालते थे, क्या उनकी साइकोलॉजी थी, कैसे कैसे चीज़ों को वो मैनेज करते थे। तो वो चीज़ें हमें जानना पड़ेगा। तो अचीवमेंट में जो सबसे बड़ी अचीवमेंट थी हड़प्पन की, इंडस वैली सिविलाइजेशन की, जिसने उनको हंटेड गैदर से, मतलब कि जंगलों में घूमने वाले आवारा लोगों को एक सिविलाइज सोसाइटी में, एक सिविलाइजेशन में कन्वर्ट किया, वो थी फार्मिंग एंड डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स। मैं गारंटी के साथ 100% श्योरिटी के साथ बोल सकता हूँ, अगर ये नहीं होता उस टाइम पे, तो मे भी आज भी हम जंगलों में घूम रहे होते 5,000 साल के बाद भी। इतनी इंपॉर्टेंट है फार्मिंग एंड डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स। The Indus Valley Civilization, also known as Harappan Civilization, relied heavily on agriculture and animal domestication. They cultivated a variety of crops, including wheat, barley, cotton. Domestication of animals like dogs, cats, hump, bulls, cattle, buffaloes, and camels was also widespread. चलो हम इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं कि क्यों फार्मिंग और डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स इतना इंपॉर्टेंट है।
यार फार्मिंग पे और डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल पे ना मैं इतना स्ट्रेस इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि अगर हम बात करें फार्मिंग की, तो फार्मिंग का मतलब सिर्फ फूड नहीं होता। खुद सोचो, अगर कौन कौन सी क्रॉप्स हैं उनके पास है वीट, बार्ले और कॉटन। मान लो अगर आपको वीट उगानी है आज के टाइम पे, पहले हम आज का सिनेरियो समझते हैं फिर हम जाएंगे उस टाइम पे। तो आपको क्या क्या चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए? आपको नॉलेज होनी चाहिए सीड्स की, बीज की। आपको नॉलेज होनी चाहिए खेत की, मिट्टी की। ओके, आपको इरिगेशन की नॉलेज होनी चाहिए। आपको सॉइल फर्टिलिटी की नॉलेज होनी चाहिए। आपको खाद की नॉलेज होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? वैसे ही जब हम बोलते हैं फार्मिंग, तो फार्मिंग का मतलब सिर्फ वो नहीं होता। फार्मिंग का मतलब होता है कैलेंडर, सीजन्स, साइकिल्स। अब मैंने तीन चीजें बोली, कैलेंडर, सीजन्स और साइकिल्स। इन तीनों का मतलब क्या हुआ? कैलेंडर का मतलब क्या? मतलब कि फार्मिंग करने से कैलेंडर से, मतलब फार्मिंग का कैलेंडर से क्या कनेक्शन है? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इसका फार्मिंग से क्या रिलेशन है? अगर आपने ज्योग्राफी पढ़ी है इंडिया की तो आपको पता होगा इंडिया फार्मिंग इज हेवली रिलाई ऑन मॉनसून। तो जो मॉनसून है वो पूरे साल नहीं आता, वो पर्टिकुलर एक टाइम पे आता है। ओके, नाउ यू गेट इट, हाउ कैलेंडर इज कनेक्टेड टू द फार्मिंग। सीजन्स, सीजन्स, बरसात का मॉनसून का सीजन आएगा, समर सीजन आएगा, विंटर सीजन आएगा। तो जो गेहूं है, जो वीट है, वो आप हर सीजन में तो उगा नहीं सकते। इसका मतलब उनको सीजन्स की नॉलेज भी थी। 5,000 साल पहले उनको पता था कि मुझे जो गेहूं है, जो वीट है, जो बार्ले है, जो कॉटन है, वो किस टाइम पे उगाना है। मॉनसून साइकिल के बारे में उनको पता था। क्योंकि जो मेरे वीट और बार्ले हैं, ये जो क्रॉप्स है, वो लॉन्ग टर्म केयर मांगते हैं। वो ऐसा नहीं कि 10-15 दिन में उग जाएंगे, 3-4 महीने लगते हैं उनको। अगर हम साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से देखें फार्मिंग को, तो हम बोल सकते हैं फार्मिंग इंट्रोड्यूस्ड डिलेड ग्रेटिफिकेशन। मैं रिपीट करूं अगर आपने नहीं सुना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है यार। फार्मिंग ने इंट्रोड्यूस किया ह्यूमंस के बीच में डिलेड ग्रेटिफिकेशन। प्री हिस्टोरिक पीरियड में क्या होता था? सुबह उठे, शिकार पे गए, शिकार मारा, खाया, पिया, सो गए। कल की कल देखेंगे, अगर बच गए तो कल को फिर से शिकार कर लेंगे। पर अब ऐसा नहीं था। अब उन्होंने जब खेती करना शुरू किया, फार्मिंग करना शुरू किया, तो उनके अंदर क्या हुआ? उनके अंदर एक कॉग्निटिव रेवोल्यूशन हुआ। वो क्या था? वो था डिलेड ग्रेटिफिकेशन का, कि मैं 3 महीने आज अगर मेहनत करता हूं तो 3 महीने के बाद मुझे फल मिलेगा। पेशेंस, एक ऐसा कॉग्निटिव कैपेसिटी जो फ्यूचर के लिए काम करता है। समझे? 5,000 साल पहले भी ऐसा होता था। ये बात मॉडर्न इकोनॉमिक थ्योरी तक जाती है। मॉडर्न इकोनॉमिक थ्योरी वो कैसे? आपने वो ऐड सुनी है, म्यूचुअल फंड सही है, इसमें सचिन, धोनी और रोहित शर्मा आते हैं। वो क्यों बोलते हैं ऐसे कि म्यूचुअल फंड सही है? वो भी एक तरह की इन्वेस्टमेंट है। आज आप एसआईपी में पैसा इन्वेस्ट करोगे तो फ्यूचर में आपको, वो क्या कर रहा है? वो डिलेड ग्रेटिफिकेशन है ना। आपको पता है कि यार मुझे 5 साल या 10 साल के बाद पैसा मिलेगा। आप पेशेंस के साथ वेट करते हो उस पैसे के लिए।
सेम वैसे ही 5,000 साल पीछे जाओ, उन्होंने आज फसल अपनी मिट्टी में, सॉरी, उन्होंने आज फसल बोई अपनी, उनको पता है कि 2-3 महीने लगेंगे। यहीं से इन्वेस्टमेंट माइंडसेट का जन्म हुआ था। इन्वेस्टमेंट माइंडसेट मतलब 5,000 साल पहले इंडिया वाले दूर की सोचते थे। तो सेकंड है, आई होप आपको फार्मिंग का जो सिग्निफिकेंस है वो समझ आ गया होगा। सेकंड है डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स। यार आज हमारे लिए डॉग को डोमेस्टिकेट करना, कैट को डोमेस्टिकेट करना, आजकल तो शेर भी डोमेस्टिकेट हो रहे हैं, पर उस टाइम के जो वाइल्ड वाइल्ड एनिमल्स थे उनको डोमेस्टिकेट या पालने लायक बनाना कितना कितना खतरनाक काम होता था। कंट्रोल ओवर एक्सटिंक्ट प्लस म्यूचुअल ट्रस्ट बिल्ड करना, ये इंसान का उस टाइम पे पहला एक्सपोजर था। पहला एक्सपोजर किस बात के लिए? उनका पहला एक्सपोजर था लॉन्ग टर्म सिम्बायोटिक रिलेशनशिप के साथ। मतलब अपनी फैमिलीज के साथ वो केव्स में तो रहते थे, गली गली घूमते थे, जंगल जंगल घूमते थे, एक जगह से दूसरी जगह घूमते थे, पूरे जंगलों में घूमते थे, नदियों के पास घूमते थे, समुद्र के पास घूमते थे, बट वो कभी एनिमल्स को डोमेस्टिकेट नहीं करते थे। बट एक तरह का अब उन्होंने सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिल्ड करना शुरू किया लॉन्ग टर्म के लिए। ये एनिमल्स डोमेस्टिकेशन ने लोगों के बीच रोल डिफरेंशिएट भी लाया। क्या? मैं बोल रहा हूं कि एनिमल्स डोमेस्टिकेशन ने लोगों के बीच रोल डिफरेंशिएशन भी लाया। कैसे? कुछ लोग लाइफ स्टॉक मैनेज करते थे, कुछ लोग फील्ड्स में जाते थे। ये डिवीजन ऑफ लेबर का प्रिमिटिव मॉडल था, बेस फॉर कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज। खुद सोचो ना, अगर आपके पास एनिमल्स है, अब सारे लोग सेम काम तो नहीं करेंगे। जैसे आज की बात कर लें तो मम्मी खाना बनाती है, आप में भी बर्तन साफ करते होंगे, पापा कुछ और काम करते होंगे, आपकी सिस्टर कुछ और काम करते होंगे। सभी खाना थोड़ी बनाते हैं, सभी बर्तन थोड़ी ना साफ करते हैं, सभी झाड़ू थोड़ी ना मारते हैं। हर बंदे को अपने हिसाब से उसकी कैपेसिटी के हिसाब से काम मिला था। उस टाइम पे भी ऐसा मिला था। तो धीरे धीरे क्या हुआ, जो खेतों में काम करता था वो खेती का काम करता गया, जो मोची का काम करता था वो मोची वाला काम करता गया, जो लोहार का काम करता था वो लोहार वाला काम करता गया आगे। उसी हिसाब से उनकी ट्राइब्स बनती रही, उसी हिसाब से उनकी आगे आगे कास्ट बनती गई। ऐसा हो सकता है। तो जो नेक्स्ट उनकी अचीवमेंट थी वो थी अर्बन प्लानिंग, ग्रिड लेआउट, राइट एंगल स्ट्रीट्स, स्टैंडर्ड ब्रिक साइज। यार खुद सोचो, 4,000 5,000 साल पहले एक शहर था जहाँ रोड सीधे थे, हर नाली कवर्ड थी, और हर घर एक पैटर्न में बना था। ये कोई कहानी नहीं, हड़प्पन का सच है। जब हम बोलते हैं ग्रिड लेआउट, चलो मान लो मैं आपको बोलता हूँ कि भाई साहब राइट ए शॉर्ट आंसर ऑन ग्रिड लेआउट ऑफ हड़प्पन फॉर 5 मार्क्स, क्या लिखोगे आप? आपको सोचना है यार, आपको रट्टा नहीं मारना। रट्टा वाला टाइम गया। कॉलेज में रट्टा मार सकते थे आप, स्कूल में रट्टा मार सकते थे, पर अब रट्टे वाला टाइम गया। रोट लर्निंग वाला टाइम खत्म हो गया है। अब आपको चीज़ों को क्रिटिकली एनालाइज करना है। अब क्रिटिकली चीज़ों को एनालाइज कैसे करना होता है, क्रिटिकल थिंकिंग क्या होती है, वो भी मैंने एक वीडियो डाली है, आप जाके मेरी वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हो कि एक आईएएस ऑफिसर को, एक यूपीएससी एस्पिरेंट को, एक सिविल सर्विसमैन को कैसे क्रिटिकली सोचना होता है। तो सोचो, क्रिटिकली सोचो, ग्रिड सिस्टम का क्या मतलब है? उनके पास ग्रिड लेआउट था, ग्रिड सिस्टम था, उसका क्या मतलब था, उसका सिग्निफिकेंस क्या था? तो जो उनके रोड्स थे वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करते थे। पूरी प्लानिंग रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स में थी, क्योंकि हड़प्पा के लोग कैओस में नहीं ऑर्डर में जीते थे। पर इसकी एसेंस क्या है?
ग्रिड लेआउट हमें बताता है कि उनकी जो सोच थी ना हड़प्पन की, वो थी सिस्टमैटिक। जैसे उनके शहर सिस्टमैटिक थे। आप खुद सोच लो, जो सबसे ऊपर बिल्डिंग आपको दिख रही है वो सिटाडल, बाकी नीचे आम लोगों के रहने के लिए। जो सिटाडल था वो पावर और प्रेस्टीज का सेंटर था, एलिवेटेड एरिया था जहाँ रूलिंग क्लास या रिलीजियस एक्टिविटी होती थी। नीचे आम, आप और मेरे जैसे आम लोग रहने वाले थे। ये एक ना एक बेसिक सोशल ऑर्डर था। ऐसा नहीं था कि सिटाडल में राजा रहते थे, नीचे प्रजा रहती थी, ऐसा कुछ नहीं था। हर किसी का एक रोल होता था सोसाइटी में, उसी पर बेस्ड था ये। और ये तो था ग्रिड लेआउट। हमने ये भी डिस्कस कर लिया कि राइट एंगल स्ट्रीट थी। तीसरा है स्टैंडर्ड ब्रिक साइजेस। बॉन्ड ब्रिक्स थी उनके पास, जो यूनिफॉर्मिटी और ड्यूरेबिलिटी को रिप्रेजेंट करती है। बट इसका मतलब क्या था? क्योंकि वो सेम साइज की ब्रिक यूज करते थे, जो आज भी 4000 साल बाद भी मजबूत है। क्योंकि जब 1925 में एक्सकावेशन हो रही थी, तब उनको ब्रिक्स मिली थी सबसे पहले, और वो ब्रिक्स उन्होंने रेलवे कंस्ट्रक्शन में यूज़ की। खुद सोचो 1920 में, मतलब वही 100 साल पहले, मतलब कि 4000 साल के बाद भी वो ईंटें, वो ब्रिक्स खराब नहीं हुई, वो उन्होंने आज की कंस्ट्रक्शन में यूज़ की। खुद सोचो यार, ये सामने आपको जो ब्रिक्स दिख रही हैं वो उस टाइम की ब्रिक्स हैं। इससे हमें पता लगता था कि जो हड़प्पन लोग थे वो एक टीम वर्क में बिलीव करते थे। खुद सोचो ना, एक ब्रिक बिल्कुल सेम साइज की बनाना, वो बिना टीम वर्क के हो सकता है? नहीं हो सकता। नेक्स्ट है ड्रेनेज। जो उनका ड्रेनेज सिस्टम था वो कवर ड्रेन था, सोक पिट से, और रिमार्केबल पब्लिक सैनिटाइजेशन था। ये हमें क्या बताता है? आपने स्टार्टिंग में देखा पशुपतिनाथ का जो सील पे एनग्रेवमेंट थी, उसमें वो एक यौगिक मुद्रा में बैठे थे। और अब हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं? नालियाँ पूरी कवर्ड थी, एक प्रॉपर सैनिटाइजेशन सिस्टम। आज भी इंडिया के पास प्रॉपर सैनिटाइजेशन सिस्टम नहीं है, बट 4000 5 हजार साल पहले हमारे पास, मतलब हड़प्पन लोगों के पास एक प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम था। उनको पता था कि वाटर वॉन्ट, यार इससे हमें पता क्या लगता है उन्होंने क्यों बनाया होगा? अच्छा दिखने के लिए या बीमारियों से बचने के लिए? कहीं ना कहीं उनको पता था कि पानी से डिसीज फैलती है, गंदे पानी से वाटर बोर्न डिसीज होती है। इसीलिए उन्होंने सोचा होगा ना कि मुझे अपनी जो मेरे ड्रेनेज सिस्टम उसको कवर करके रखें। ऑब्वियस ही बात है यार, इसीलिए तो करेंगे। आज बेशक से इंडियन गवर्नमेंट के पास इतना पैसा नहीं है कि वो ड्रेनेज सिस्टम अच्छे से बनाए, पर उनके पास था। उनके पास पैसा नहीं था, उनके पास इरादा था अपने आप को हेल्दी रखने का। आगे है, उनकी अचीवमेंट में है ग्रेट बॉथ ऑफ मोहनजोदारो, अर्ली पब्लिक वाटर मैनेजमेंट। ग्रेट वॉल, ग्रेट वॉल, ग्रेट वॉल नहीं यार ग्रेट वॉथ स्टीबेल्स रिजर्वर, जो कि डोलावीरा में थे। ग्रेट वॉथ से हमें क्या पता लगता है? ग्रेट वॉथ से हमें पता लगता है कि वो पानी को सेक्रेड भी मानते थे और उसे स्ट्रेटजिकली मैनेज भी करते थे। खुद सोचो ना, ये सिटी के बीचों बीच एक स्विमिंग पूल टाइप का है ग्रेट वॉथ, और यहाँ पे वो पानी कैसे पहुँचाएंगे? उनके पास एक ड्रेनेज सिस्टम था और एक वाटर मैनेजमेंट सिस्टम था। अब ऐसा तो है नहीं कि हमें स्क्रिप्ट में पता लगा कि उन्होंने लिखा होगा कि जब भी किसी को एक रिचुअल फॉलो करना है तो उसको ग्रेट वॉथ में नहाना है। नहीं, हमने
हमने क्या किया? सोचा हमने क्या किया? हमने उन पर्टिकुलर चीज़ों को देख के कन्वेक्चर फ़ॉर्म किए। जैसा कि हमने डिस्कस किया कि ये वाटर को सेक्रेड भी मानते थे और स्ट्रेटेजिकली यूज़ भी करते थे। वाटर का मल्टी डायमेंशनल रोल था, स्पिरिचुअल प्यूरिफिकेशन के लिए, कम्युनिटी यूज़ के लिए और अर्बन सस्टेनेबिलिटी के लिए। यार ये एक ऑब्वियस सी बात है ना, अगर किसी भी सोसाइटी को फ्लरिश करना है तो वाटर मैनेजमेंट सबसे क्रूशियल है। ये इकोलॉजिकल स्पिरिचुअलिटी का वेज था, जहाँ नेचुरल रिसोर्सेज को डिवाइन रिस्पेक्ट दिया गया था विदाउट एक्सप्लॉयटेशन। वैसे तो आज भी हम वाटर को एक तरह का स्पिरिचुअल प्यूरिफिकेशन ही मानते हैं, गंगा हो, यमुना हो या ब्रह्मपुत्र हो, बट हम उसको एक्सप्लॉयट करते हैं। दिल्ली में यमुना का हाल देख लो। मैं बोलता हूँ कि नाले भी उससे साफ है। यमुना को हमने इतना बुरा हाल कर दिया है। चलो नेक्स्ट है वेट एंड मेजर सिस्टम। ये नेक्स्ट हमारी अचीवमेंट है। बट जो वेट है, या फिर हम स्टैंडर्ड वेट भी बोल सकते हैं हमको, ये अचीवमेंट कैसे हुई? मतलब कि आज देखिए आप ग्रोसरी शॉप में जाते हो तो इंडिया में अपनी लाखों हजारों ग्रोसरी शॉप होंगे और हर शॉप में आपको वेट मिल जाएंगे। क्योंकि आपने उसको ऐसे देखा कि वाह, क्या क्या अचीवमेंट है हमारी ग्रोसरी शॉप की, इनके पास तो वेट है। नहीं ना? तो क्यों बात कर रहे हैं हम कि जो मेरे वेट है वो अचीवमेंट है इंडस्ट्रियली या फिर हर कंसेप्टलाइजेशन की? वो अचीवमेंट इसलिए है, खुद सोचो, मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड, अगर आप बाकी वर्ल्ड की बात करें, यूरोप, ये अमेरिकन या कुछ और वर्ल्ड, वहाँ पे लोग अभी भी हंटर गैदरर है, जिन लोग घूम रहे हैं, शिकार कर रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। पर लेकिन इस सिविलाइजेशन में, इस सोसाइटी में लोगों ने क्या सीखा? सेकंड वे किस काम आते हैं? व्यापार के, बिजनेस के। अब वो क्या करे, एक दूसरे को लूट नहीं रहे, एक दूसरे को मार नहीं रहे। अब उन्होंने एक ऐसा सिस्टम क्रिएट किया है, एक ऐसी पर्टिकुलर पॉइंट पे पहुंच गया है वो अपनी सिविलाइजेशन की, कि अब वो क्या कर रहे हैं, एक चीज के बदले दूसरी चीज एक दूसरे को बांट रहे हैं। इसी कारण तो सोचो ना, जिसने पहली बार सोचा होगा कि आज मान लो कि हमारे पास ब्रेक नहीं होते और आपको चावल खरीदने जाना होता दुकान पे, तो कैसे सीधी बात है, चावल नहीं है, सीधी बात है। उस बंदे को पता कैसे लगता है कि 1 किलो में कितने चावल आ रहे हैं? फिर तो ऐसा होता है, एक बंदे को 2 किलो चावल मिल रहे हैं, एक को ½ किलो मिल रहे हैं, या 2 किलो तो नहीं मिलते। दुकानदार तो इतना नुकसान नहीं करता, वो कम ही रहता है, किसी को 800 ग्राम, किसी को 700, किसी को 600, किसी को 500। तो क्या आप खरीदते चावल? मतलब कि नुकसान थोड़ी ना कराओगे यार। तो इतना बड़ा कंसेप्ट था। इससे क्या हुआ? इससे हुआ यूनिफॉर्मिटी। अब ये तो हमने नॉर्मल बातें कर ली, लेमन लैंग्वेज में डेली बेसिस की बातें। अब इसमें डीपली एनालाइज करते हैं। स्टैंड वेट से क्या है? यूनिफॉर्मिटी है। अब यूनिफॉर्मिटी का मतलब क्या है? यूनिफॉर्मिटी का मतलब था मेंटल डिसिप्लिन। तो आप लोग मेंटल डिसिप्लिन कहते हैं क्या? मतलब कि उस टाइम की सोसाइटी के लोगों में एक एग्रीमेंट हो गया मेंटली कि 1 किलो में इतने ही चावल आएंगे, इतने ही धान आएंगे, इतने ही सब्जियां आएंगी। दैट इज कॉल्ड मेंटल डिसिप्लिन प्लस collective agreement. Uniformity means mental discipline plus collective agreement. collective agreement, ये कोई इम्पोज ऑर्डर नहीं था, ये स्पेसिफिक ऑर्डर था। तो आप समझ सकते हो, एक सिविलाइजेशन तभी इवॉल्व होती है जब हर व्यक्ति प्योर लॉजिक में बिलीव करता हो। आज के टाइम पे देख लो, कभी आपने चैलेंज किया है कि 1 किलो में 1100 ग्राम क्यों नहीं आते, या 1 किलो में 1500 ग्राम क्यों नहीं आते? नहीं, क्योंकि हमने सबने मान लिया कि 1 केजी में 1000 ग्राम ही आएंगे। अगर हम ऐसा नहीं मानेंगे तो कैओस हो जाएगा।
ना हमारी बिजनेस चलेंगे, ना हमारा ट्रेड होगा, कुछ नहीं कर पाएंगे हम फिर नहीं हंटर गैदरिंग में आ जाएंगे, एक दूसरे को मारेंगे, अपना खाना बनाएंगे। दैट्स व्हाई दिस इज द अचीवमेंट। नेक्स्ट अचीवमेंट है स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट अचीवमेंट कैसे हो सकती है? सोचो सोचो, स्क्रिप्ट है क्रिप्टोग्राफिक सिलेंडर डिसाइफर, जो उनकी स्क्रिप्ट है ना, हड़प्पन या इंडस सिविलाइजेशन की, तो अभी तक भी पूरी तरह से समझ नहीं आई है हमें। मे बी अभी एआई इतना एडवांस हो रहा है, मे बी इन फ्यूचर में वो समझ आएगी पूरी। The number of signs in between 100 and 600, of which 40 or 60 are basic and rest are their variants. The script are mostly written from right to left, जैसा कि हम अभी भी लिखते हैं, इंग्लिश जैसे लिखते हैं, हिंदी जैसे लिखते हैं, उर्दू नहीं लिखते बस ऐसा। In a few things, the Bustrofenden method, writing in the reverse direction, मतलब कि रिवर्स डायरेक्शन में राइटिंग थी, बाद अडोप्टेड। तो जो स्क्रिप्ट है वो कैसे कैसे एक अचीवमेंट हो सकती है किसी भी सिविलाइजेशन की, अगर हम इस तरह से बात करें तो खुद सोचो, हम स्क्रिप्ट लिखते कब हैं? क्या कोई जानवर स्क्रिप्ट लिख सकता है? नहीं, जानवर को स्क्रिप्ट नहीं लिखता, क्योंकि उसके पास वो कॉग्निटिव एबिलिटी नहीं होती जो ह्यूमंस के पास है। तो जानवर का भी स्क्रिप्ट लिख नहीं सकता। तो जिन्होंने स्टार्टिंग एक तरह के में इसको ना स्टार्टिंग इवॉल्विंग और क्या बोल सकते हैं, सेंसेबल ह्यूमंस भी बोल सकते हैं। वो जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो स्क्रिप्ट हमें समझ नहीं आएंगी, आज की जो हमारी स्क्रिप्ट है बहुत एडवांस स्क्रिप्ट है। ये इनिशियल स्क्रिप्ट थी जो कि ह्यूमंस ने अपने लिए बनाई होगी, बट इससे क्या हो रहा है? फिर कोई लॉजिक आ गया, मेंटेन डिसिप्लिन एग्रीमेंट। तो जब मुझे बात करनी है, अब कुछ सोचो ना, अगर आज आपको बात करनी है दूसरे बंदे से, तो आप कैसे बात करते हो? जैसे अभी हम लेक्चर करते हैं, मैं हिंदी बोल रहा हूँ, कुछ भी समझ आता है, इसलिए हम कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। बट अगर मैं ऐसा बोलूँ लेक्चर लेक्चर जैसा है, मतलब ये क्या बोल दिया आपने? इसका मतलब जो मैंने बात बोली, जो मैंने वर्ड यूज किए, आपके दिमाग का और मेरे लैंग्वेज का कोई फ्लेक्सिबल एग्रीमेंट नहीं है। तो अगर हमें एक दूसरे के साथ बात करनी है तो हमें एक कॉमन प्लेटफॉर्म चूज करना पड़ेगा, जहाँ पे मैं कुछ बोलूँ और आपको समझ आ जाए। तो सोचो 5,000 साल पहले ऐसी चीजों को, ऐसे लोगों को उन्होंने समझ लिया था, इसीलिए हम स्क्रिप्ट को अचीवमेंट बोलते हैं। एवरी अचीवमेंट है आर T-Rexy grown dancing girl, girl बहुत फेमस है dancing girl, did show high craftsmanship। तो अगर आप एक dancing girl को देखोगे ना, तो आपको क्या क्या पता लगेगा उस टाइम के बारे में? एक तो पोजिंग बदल जाएगी, उस टाइम की जो औरतें हैं वो मतलब कैसे पोज देती थी ड्यूरिंग सेकंड शो। दूसरा आपको पता लग जाएगा कि उस टाइम पे भी, अगर आपको ऐसा लगता है ना कि भूमि उसने मेकअप करना भी शुरू किया है, श्रृंगार करना अभी शुरू किया है, ज्वेलरी डालना अभी शुरू किया, तो आपको बड़ा ही धक्का, क्योंकि ये तो 5,000 साल पहले से बना चली आ रही है। गले में देख लो, आप नेकलेस देख सकते हो, हाथों में आप चूड़ियां देख सकते हो, और ये बालों का क्या बोलते हैं, हेयर स्टाइल देख सकते हो। तो इसका मतलब उस टाइम के लोग बड़े ही खतरनाक तरीके से अपनी जिंदगी जीते थे। खतरनाक इन द सेंस कि उनको आर्ट का शौक था, जैसे आज हमें शौक है इंस्टाग्राम का, नेटफ्लिक्स का, मोस्टली बस से दुनिया का शौक है, हम जिसे आर्ट बोलते हैं, रील्स बनाने को हम आर्ट बोलते हैं। वो पता नहीं अब नए जमाने की आर्ट हो सकती है, बट पहले ऐसा नहीं था। पहले लोग पेंटिंग्स बनाते थे, पहले लोग मूर्तियां बनाते थे, पहले लोग गाने लिखते थे, आज हम एआई की मदद से लिखते हैं। तो जो सीरीज थी वो थी सिंबॉलिक कम्युनिकेशन का जरिया। अब इन्होंने टॉयज भी बनाए, ऑब्वियसली बात है, जो ये डांसिंग गर्ल एक तरह का टॉय, ये किसके लिए था? ये बच्चों के लिए था, ये लेजर के लिए था, और ये एजुकेशन के लिए भी था। अब बीच से बीच इससे करते थे स्टेटस प्लस ट्रेड। अब बीच ट्रेड कैसे?
सिंबॉलिक करेंगे, क्योंकि ब्रीड्स आप क्या करते हो, यूज क्यों करते हो, एक तो बेचने के लिए करते हो, एक इंटरनल बिजनेस के लिए, एक आउटसाइड बिजनेस के लिए। तो जो सिंबल्स है ना, these were more than art, they were portable meaning system। अब ट्वाइस बताते हैं कि चाइल्डहुड को भी एक स्पेस मिला, हर एज ग्रुप का वैल्यू था। तो सोच रहा जब हम ट्राई बना रहे हैं, हम ट्राई कब बनाएंगे, जब हम बच्चों की जिंदगी को इम्पोर्टेंट समझेंगे या नहीं समझेंगे। तो दूसरी बात है, आज हम अपने बच्चों को कितनी केयर करते हैं, उनको वैक्सीन लगवाते हैं, उनकी टाइम टू टाइम हेल्थ चेकिंग होती है, आज तो डायपर आ गए हैं, और उसके बाद डेली कपड़े कपड़े चेंज करने हैं, नहाना है उनको, फीडिंग का ध्यान रखना है। तो आप क्यों करते हो, क्योंकि आप बच्चों की लाइफ को वैल्यूएबल समझते हो। तो इस खिलौने से जहाँ से गर्ल्स ने क्या बताया था, उस टाइम के लोग उनके बच्चों की एक सोसाइटी में इम्पोर्टेंस रखते थे। ओके, दैट्स व्हाई दिस इज अ अचीवमेंट, बिकॉज वी आर marching towards a civilization, a greater civilization। नेक्स्ट है क्वालिटी। तो क्वालिटी में ये क्वेश्चन है आपके सामने, आपकी स्क्रीन पे आप देख सकते हो, एक लाख का क्वेश्चन है। With no evidence of wings or huge places, how do you think they manage such uniform shipping plans? कोई हमारे पास एविडेंस नहीं है कि वहाँ पे राजा महाराजा होते थे, और ना ही हमारे पास बहुत बड़े बड़े पैलेस थे। एक सिटाडेल सिटाडेल होता था, वो एक थोड़ी ऊंचाई पे बना होता था, पर वो ऐसा नहीं था कि आप उसको देख के बोल सकते हो कि ये तो यहाँ पे तो महाराजाओं के महाराजा बैठते थे या क्वीन बैठते थे। तो फिर वो अपनी सोसाइटी को मैनेज कैसे करते थे। अब तो देखो, आज हम कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो करते हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग प्रधानमंत्री होता है, मुख्यमंत्री होता है, फिर उसके नीचे एमएलए होता है, एमएलए के नीचे ब्लॉक पे बंदा होता है, फिर विलेज लेवल पे प्रधान होता है, फिर ब्लॉक लेवल पे भी पंच होता है, बल्कि ब्लॉक प्रधान बोल सकते हो आप उनको, सिंपल। तो हर लेवल पे एक हायरार्की है, एक सिस्टम है, पर वैसा सिस्टम हमें यहाँ नहीं मिलता। आज हमने ये सिस्टम क्यों बनाया, हमने प्रधानमंत्री क्यों बनाया, हमने मुख्यमंत्री क्यों बनाया, ताकि सोसाइटी में स्टेबिलिटी बनी रहे और लोगों को अपना मनचाहा काम करने का मौका मिले और लोग प्रॉस्पर हो। और एक जैसे अब मान लो कि मुझे सड़क बनानी है, मुझे दिल्ली जाना है, तो अब मान लो सरकार सड़क नहीं बनाएंगी, लोग खुद सड़क बनाएंगे, कैसे बनाएंगे। दिल्ली से लेके मुंबई तक अगर हम सड़क बनाएंगे हमें, तो करोड़ों लोग आएंगे, तो करोड़ों लोगों से पैसे कैसे दोगे, कोई 1 रुपये दे पाएगा, कोई 1 लाख दे पाएगा, तो क्या कोई सेंस बनती है, नहीं बनती। फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन में इतनी प्रॉस्परस, इतनी एडवांस, जब मैं एडवांस बोल रहा हूँ आज के मुकाबले में, तो कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, उस टाइम की अदर सिविलाइजेशन में कंपेयर कर रहा हूँ, कैसे ऐसा कैसे हो सकता है कि उन्होंने ऐसा सब कुछ कर दिया। देखते हैं, तो क्वालिटी में, नॉट क्वालिटी, क्वालिटी, तो क्वालिटी में की पॉइंट्स है, वो है एब्सेंस ऑफ रूरल डिसिप्लिन। यार अभी भी हमें पता नहीं लगा है, अगर मैं आपको सच बताऊं, ऐसा कैसे पॉसिबल था। अभी भी साइंटिस्ट ये पता करने में लगे हैं कि बिना किसी हायरार्की के वो सोसाइटी चलती कैसे थी। ये तो एक तरह की औसो वाली दुनिया होगी, जहाँ पे कोई बड़ा नहीं कोई छोटा नहीं। पता नहीं कैसे हुआ होगा। तो उसमें रूरल का एब्सेंस थी, नो लार्ज वॉल स्टेटस, नो ग्रैंड पैलेसेस, टाउन प्लानिंग यूनिफॉर्मिटी थी, इंडिकेटिव ऑफ स्ट्रॉन्ग सिविक कंसेंसस और डिसेंट्रलाइज्ड लोकल गवर्नमेंट। मतलब वहाँ पे ऐसा है कि जो सिविक, मतलब भी वहाँ के जो लोग थे, उनके बीच में एक काफी कंसेंसस होता था, होगा, होता होगा, मैं ये नहीं बोल रहा कि होता था, क्योंकि हमारे पास ऐसी कोई एविडेंस नहीं है जिसमें प्रूव कर सके कि वहाँ पे कुछ ऐसा हुआ होगा। हम जस्ट कंजेक्चर फॉर्म कर रहे हैं बेस्ड अपॉन दी क्या, जो हमें क्या मिला है, स्टार्टिंग में डिस्कस किया था ना। हाँ, जहाँ पे हमने खुदाई करके उनकी स्ट्रक्चर जो हमें मिली है, पॉसिबल मर्चेंडाइज गिल्ड्स,
Trade focused urban centers gained at the merchant class influence. Okay. Role of religion positively integrated into a civilian life, maintaining order. तो पॉलिटी में जैसा आज हमारी पॉलिटी है ऐसा कुछ नहीं था। लोगों के बीच में कंसेंसस होता था, जो भी काम करना होता था, अगर हमको सड़क बनानी होती तो पहले लोग प्लानिंग करते थे, सारे इकट्ठे आते थे, सारे, क्योंकि इस टाइम पे इतनी जनसंख्या नहीं थी जैसे आज करोड़ों में, वहाँ में हजारों में होती थी। तो हर लोगों के बीच में कंसेंसस करना हम आज की कंपेयर कर सकते हैं तो काफी आसान है। बट याद रखना, ये हम 5,000 साल पहले की बात कर रहे हैं। जैसे जिससे आज हम थोड़े, हमें पता है कि आइडियोलॉजी होती है, पॉलिटिकल साइंस होती है, ये वैसा उनके पास कोई सिस्टम नहीं था। फिर भी 5,000 साल पहले भी वो कंसेंसस बिल्ड कर सकते थे अपने आप। ये बहुत बड़ी बात है, ध्यान से सोचना इस बात को, ये बहुत बड़ी बात कहते हैं। आगे आगे इकोनॉमी, आप ये मैप देख सकते हो, हड़प्पा देख सकते हो, मोहनजोदाड़ो देख सकते हो, मेसोपोटामिया देख सकते हो, इजिप्ट देख सकते हो। यहाँ से ट्रेड होता था हड़प्पा टू मेसोपोटामिया, और इधर गल्फ से भी ट्रेड होता था, सुएज कैनाल जहाँ पे बनी है वहाँ पे। ओके ओके, इकोनॉमी, इफ दे हैड नो फाइन, हाउ डिड दे ट्रेड? हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है कि उनके पास फाइन है। तो भाई, आज अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप क्या कर सकते हो? अगर आपके पास फाइन नहीं है, नोट यूज करते हो, मान लो नोट नहीं है, नोट को भी आप फाइन मानो, तो गूगल पे कर देते हो, जीपे कर देते हो, या फिर कोई और ट्रांजेक्शन यूज कर लेते हो, इंटरनेट बैंकिंग यूज कर लेते हो, बिटकॉइन से ट्रांसफर कर सकते हो। बट उनके पास ऐसा कुछ नहीं था। फिर भी वो ट्रेड कैसे करते थे? ये सोचने की बात है कि उनके पास कोई नहीं थे, फिर भी वो इतने खुश थे। आज हमारे पास 1,000 के नोट है, 2,000 के नोट है, अब तो अमेरिका एक ऐसे सिक्का निकालने वाला है, 1 ट्रिलियन का सिक्का, तो वो भी हमारे पास, फिर भी हम इतने खुश नहीं है, फिर भी हमारी इकोनॉमी उतनी प्रोस्पेरस नहीं हो रही। तो वो कैसे बिना कॉइन के ट्रेड कर पाते थे? जैसे कि एग्जांपल दो, मैं आपको, मतलब कि अगर आपने अभी तक इकोनॉमी नहीं पढ़ी हो तो मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड दे देता हूँ कि इकोनॉमी में क्या क्या होता है। जैसे इंडिया, इंडिया ये अभी का ही नहीं है, ये थोड़ा पुराना है, ये just मैंने एग्जांपल के लिए यहाँ पे रखा है। इंडिया इंपोर्ट करता है चाइना 28 बिलियन, यूएई 19 बिलियन, सऊदी अरेबिया 60 बिलियन, 12 बिलियन। पेट्रोलियम क्रूड ऑयल इंडिया के सबसे जो टॉप इंपोर्ट है वो सबसे बड़ा है क्रूड ऑयल, उसके बाद गोल्ड एंड सिल्वर, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, और जो इंडिया एक्सपोर्ट करता है, एक्सपोर्ट सबसे ज्यादा करता है, इंपोर्ट भी पेट्रोलियम क्रूड करता है और एक्सपोर्ट भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट से करता है। तो मान लो, अब आपको एक आइडिया होगा कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का क्या मतलब, मतलब ट्रेड का क्या मतलब। ट्रेड का मतलब सिंपल ले रहे हैं, कुछ किसी को देना और कुछ किसी से लेना। तो जब ये ट्रांजेक्शन होती है लेने और देने की, तो इसमें जो हम एक मटेरियल यूज करते हैं या एक रिसोर्स यूज करते हैं तो होते हैं मनी, मनी से करते हैं। पर पहले तो ऐसा नहीं होता था, पहले तो उनके पास मनी नहीं थी, वो फिर कैसे ट्रेड कर पाते थे? सोचो एक बार, वो ट्रेड इसलिए कर पाते थे क्योंकि वो वाटर सिस्टम यूज करते थे। उनके पास में, जैसे हमने पहले डिस्कस किया, इंडिया एक्सपोर्ट इंपोर्ट वगैरह रहता था, वो क्या करते थे एक्सपोर्ट इंपोर्ट, उनके पास प्राइमरी सेक्टर था, उनकी भी बात है, बीट, बार्ले, कॉटन, क्राफ्ट प्रोडक्शन थी, बीड मेकिंग, पोल्ट्री, मेटलर्जी, जो बढ़ोतरी होनी होती थी, ट्रेड नेटवर्क जैसे हमने मैप में देखा, विद मेसोपोटामिया, ओमान, बहरीन, मरीन टाइम पोर्ट्स कहाँ पर थे? लोकल में, डॉकयार्ड, engineered for sea trade, barter system. No finds evidence through seas and trade. तो वाटर सिस्टम में क्या होता है? वाटर सिस्टम अगर आपको बिल्कुल आसान शब्दों में बताऊं तो वाटर सिस्टम मतलब आपके पास एक कद्दू है, कद्दू के बदले भिंडी ले रहे हो। सिंपल, जैसे गाँव में अभी भी होता है, हम जाते हैं पड़ोस के घर, उनको चीनी दे देते हैं, उनके बदले चाय ले आते हैं। एग्जाम्पल, आज मैंने इसको भिंडी दे दी, कल वो मुझे कोयल दे देगा, परसों उसको मैंने खरबूजा दे दिया, उसके बाद वो मुझे आम दे देगा। एक तरह के ये वाटर सिस्टम है। तो ऐसे ही करते थे। तो उसकी क्या पॉसिबिलिटी थी? नॉट पॉसिबिलिटी, उससे क्या सिग्निफिकेंस था उस सिस्टम का? उस सिस्टम का जैसे अगर आपको मान लो यूरोप के साथ या फिर मेसोपोटामिया के साथ या इजिप्ट के साथ
ट्रेड करना। तो इजिप्ट में वैसी फसल नहीं होती, वैसी सब्जियाँ नहीं उगती जैसे इंडिया में उगती है। तो इंडिया वाले क्या करेंगे, हमको सब्जियाँ देंगे, वो क्या देंगे, हम आपको गोल्ड देंगे। सिंपल। दैट्स व्हाई इंडिया के पास इतना सारा गोल्ड आ गया था एक टाइम पे। इसीलिए इंडिया को सोने की चिड़िया बोला जाता था। बिकॉज़ इंडिया इज रिच फ्रॉम रिसोर्सेज, मोर खाना पीना और गोल्ड। गोल्ड इसीलिए तो इंडिया के पास इतना सारा आ गया था। बाहर वो दुनिया को क्या बेचते थे, चावल, दाल, कॉटन, साड़ियाँ। चलो वो आगे हम डिस्कस करेंगे जैसे जैसे टाइम आएगा। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। आगे सोसाइटी। If you walk through a Harappan street today in 2025, what kind of people would you see? कैसे लोग आपको तो जो सोसाइटी में की पॉइंट्स है वो है हाउसिंग, some standardization, some hierarchy they were followed. Hierarchy not in terms of like we are following today. Okay, you have to remind this thing in your mind. They have some kind of hierarchy. Like they have placed this citadel in a higher part. Okay, higher ground पे citadel था, थोड़े से lower ground पे normal था। आप और मेरे क्यों, मैंने आपको और अपने आप को नॉर्मल तो क्यों बोला, नॉर्मल पीपल यूट्यूब पे लेक्चर को सुन रहे होंगे, जो हायर पीपल होंगे तो कहीं क्वेश्चन ना हो। डाइट, डाइट तो वही होगी जो जो प्रोटीन को देगी। और वहाँ पे क्या थी, वीट, बार्ले, फिश, डायरी, डेयरी नॉट डायरी, एविडेंस्ड बाय रिमेन्स। हमें कैसे पता लगा, हमें आज भी बार्ले, बार्ले के वीट के रिमेन्स मिले हैं। क्राफ्ट पीपल, देयर स्पेशलाइज्ड प्रोफेशन, जो घर बनाएगा, जो ड्रेनेज सिस्टम बनाएंगे, जो रोड बनाएंगे, तो जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे, ऐसा तो हो सकता है कि कोई भी आके बना दे। दे वो प्रोफेशनल लाइक अस। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन implied by luxury goods but not wages, unlike caste system later. सोशल स्ट्रेटिफिकेशन होता था बेस्ड ऑन luxury goods। और वुमेन्स का रोल क्या था, यार वुमेन्स का रोल था सिविल। कैसे, जो डोमेस्टिक आर्टिफैक्ट्स थे वो मतलब कि बस उनका दिन वुमेन्स का रोल बड़ा सिग्निफिकेंट था। अगर आप फर्टिलिटी सीरीज दे सकते हो या डोमेस्टिक आर्टिफैक्ट्स दे सकते हो, बच्चों को पालना हो या फिर और भी काफी सारे काम हो, क्योंकि उनके पास जो गोडेस थी एक फीमेल गोडेस भी थी। तो आप इससे अंदाजा या कंजेक्चर फॉर्म कर सकते हो। तो वुमेन्स का रोल कम होता होगा। उनके पास बड़ी यूनिवर्सिटी थी, communities discovered around the cities like Mohenjo-daro or Harappa, all abundant, lost the land roof to like on the burial practices of the Harappan। जैसे आज हम मतलब हिंदू धर्म में जलाते हैं, इस्लाम में दबाते हैं, क्रिश्चियन में भी दबाते हैं, मतलब ये अलग प्रैक्टिसेस फॉलो करते हैं। जैसे क्रिश्चियन के ये जो प्रैक्टिसेस फॉलो करते हैं, इसका मतलब काइंड ऑफ रिलीजन दे आर फॉलोइंग, बिकॉज इट मीन्स दे हैव दी सेंस ऑफ डेथ। आज हमें पता है कि बंदा मरने के बाद every religion has their own methodology, their own story, like what will happen after death। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं वो भी कुछ सोचते होंगे आफ्टर डेथ, कि आफ्टर डेथ भी कुछ होता होगा या डिक्लाइन ऑफ हरप्पन कल्चर। तो क्या हो सकता है, तो फिर उनका डिक्लाइन क्यों हुआ होगा। तो इसके साथ काफी सारे फैक्टर्स हैं।
जिससे हमें लगता है कि इनमें डिक्लाइन हुआ होगा, उसकी वजह रीजन है, या तो नेचुरल डिजास्टर आई होगी, या वहाँ की जो रिवर है वो सूखी होगी, ड्राइंग ऑफ रिवर, जिसको इकोलॉजिकल स्ट्रेस। एक और भी है जो बड़ी कॉन्ट्रोवर्शियल चीज है, वो है आर्यन इन्वेजन। ऋग्वेद में कुछ लोग मानते हैं कि आर्यन ने अटैक किया, लेकिन ये थ्योरी आज भी कॉन्ट्रोवर्शियल और खुली प्रूवन नहीं है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि कैसे हुआ होगा? अगर हम इसको कंक्लूड करें, पूरी समझ आ गया आपको? क्या देखो, नेचुरल डिजास्टर है, नेचुरल डिजास्टर में क्या होता है, आपकी आ सकता है और फ्लड आ सकता है, एक तो ये हो सकता है। दूसरा, रिवर टू की रिवर सरफेस, जैसे हड़प्पा की लाइफ लाइन माना जाता था, शायद वो ड्राई हो गई होगी, एग्रीकल्चर फेल हो गया, फूड शॉर्टेज होगी और लोग माइग्रेट कर दिया होंगे। तो आर्मी में हो गया होगा, बस यही रीजन हो सकती है। और क्या हो सकता है? एटम तो संख्या नहीं होगा, लेकिन वृद्धि हुआ था। तो अगर हम पूरा कंक्लूड करें अपनी जर्नी को, इंडस वैली सिविलाइजेशन को, ये हमारे सोर्सेज है जिससे हम पढ़ रहे हैं, जनरली मॉडर्न इंडिया या फिर इंडिया। अगर हम कंक्लूड करें इस पूरी इंडस वैली सिविलाइजेशन को, तो हम बोल सकते हैं एक ऐसी सोसाइटी जो अर्बन प्लानिंग, क्राफ्टमैनशिप और इंटरनेशनल ट्रेडिंग में माहिर थी, जहाँ वायलेंस का ऑलमोस्ट जीरो टेंडेंसी है, जिसकी स्टेट हम आज भी डिसाइड नहीं कर पाए, आज भी समझ नहीं पाए, उसका सडन डिस्परेंस हो गया। आज भी एक हिस्ट्री है जेएनसी वॉर के, जेएनसी बॉम्ब के एक साइड। तो जो फाइनली हम ये बोल सकते हैं कि हड़प्पन सिविलाइजेशन सिर्फ ब्रिक्स और स्टील का कलेक्शन नहीं है, ये उन लोगों की कहानी है जो 7,000 साल पहले हमसे ज्यादा ऑर्गेनाइज थे, ज्यादा माइंडफुल थे और ज्यादा पीसफुल थे। और आपका एक क्वेश्चन आएगा, जैसे हम ज्योग्राफी में क्या बोलते हैं उसको, डिस्कस करते थे हम, जो अपने भी हम इसमें क्यों नहीं कर रहे, हम पीवाईक्यू डिस्कस इसलिए हम इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि इस चैप्टर में मैंने 8-9 साल तक पीवाईक्यू देखे, उसमें कोई क्वेश्चन नहीं आया है इससे। तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है एज पर दी कंटेक्ट ऑफ यूपीएससी, बट फिर भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसके बाद हम जब वैल्यू गेट समझेंगे, वैल्यू गेट की काफी क्वेश्चन आए, तो जब तक हमें उसका बैकग्राउंड नहीं समझ आएगा कि वैल्यू की नीड किस सोसाइटी में होती है, तो हम वैल्यू गेट को कैसे समझ पाएंगे। चलो ठीक है, अगले लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।